स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ई नोटबुक पर। हमारी पिछली वीडियो में हमने क्लास 11th के कुछ कंसेप्ट्स को रिवाइज किया था क्लास 12th के कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो रिवाइज किए थे वो टॉप टॉपिक्स थे आपके पास। C++ का इंट्रोडक्शन, डाटा टाइप्स इन C++, आपके वेरिएबल्स, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या रहता है, किस तरीके से प्रोग्राम लिखा जाता है, कमेंट्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स की टाइप्स। इसी में हम आज कंटिन्यू करेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे इस रिवीजन सेशन में वो हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल में हमारे पास कौन कौन से थे? सीक्वेंशियल, सिलेक्शन, इटरेटिव स्टेटमेंट्स, उन्हें हम रिवाइज करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है एरेज और स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फर्स्ट इज द फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है? जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं और एक के बाद एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं। अगर वो स्टेटमेंट एक सीक्वेंस में चल रही हैं कि यानी फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर आपकी सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर थर्ड, और इस तरीके से जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती चली गई, तो उसे हम क्या कहेंगे? सीक्वेंशियल फ्लो कंट्रोल। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का कंट्रोल जो है वो एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक के बाद एक चल रहा है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यहाँ हमने एक छोटा सा कोड लिखा है जिसमें हमने दो वेरिएबल वैल्यू 1 और वैल्यू 2 डिक्लेयर किए हैं। फिर हमने एक वेरिएबल लिया सम, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू हमने क्या दी है? 0। जहाँ भी हमें कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करके डाटा स्टोर करना हो वहाँ हम वैल्यू को, जो वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा देते हैं इनिशियल वैल्यू के साथ 0 या 1 जैसी भी रिक्वायरमेंट हो, ताकि उस जगह पे, उस मेमोरी लोकेशन पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो पहले से स्टोर वैल्यू है, वो हमारी कैलकुलेशंस में किसी तरीके का प्रभाव ना डाले। अब हमने क्या किया? नेक्स्ट स्टेटमेंट एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को हमने एंटर करवाया। स्टेटमेंट आउटपुट स्क्रीन पे आई। फिर हमने सी इन ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू 1 वैल्यू 2 को इनपुट करवा दिया। वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को ऐड करके सम को असाइन करवा दिया और वो हमने जो है वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी। सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू सम। तो यहाँ हर क्या हुआ? एक के बाद एक जो स्टेटमेंट है वो सीक्वेंस में जो है एग्जीक्यूट होती चली गई। एक छोटा सा एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ का ले सकते हैं। जैसे हम छोटी सी चीज़ लेते हैं, जैसे आप नोटबुक खोलते हो अपनी नोटबुक में, तो आप क्या करते हो? क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए दिया जाए तो पहले ऊपर टॉपिक देते हो नाम, फिर फर्स्ट क्वेश्चन, फिर उसका आंसर, फिर सेकंड क्वेश्चन उसका आंसर, फिर थर्ड क्वेश्चन, तो एक सीक्वेंस में करते जाते हो ना। तो उसी तरीके से होता है आपका सीक्वेंशियल फ्लो। जो नेक्स्ट है आपके पास वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है? ये सिलेक्शन क्या होता है? चुनाव। जहां पर आपके पास ऑप्शंस हो कि अगर ऐसी स्थिति है तो हम ये करेंगे, नहीं तो हम कुछ ऐसा करेंगे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल कुछ इस तरीके से रहेगा। वो आपके कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि क्या आप एक्शन लेना चाहते हो, क्या एक्शन आप लोगे, कौन से स्टेटमेंट, कौन से पार्ट को आप एग्जीक्यूट करोगे। तो वो कंडीशन की वैल्यू अगर ट्रू हो तो आप स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करोगे, नहीं तो हम क्या है? स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें बहुत सारे अलग वेरिएशंस भी आते हैं, वो हमने डिटेल में जो हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट की थी क्लास 11 में वहाँ पढ़ा था। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप इसकी जो स्पेशल वीडियो है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स पे वो देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। एक डेली लाइफ एग्जाम्पल कि आपने एक कंडीशन चेक की। कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाएंगे। आप एक रास्ते पे पहुंचे, दो तरफ रोड जो है वो डिवाइड हो रही है। एक तरफ रास्ता आपके स्कूल की तरफ, दूसरा पार्क की तरफ। तो डिपेंड करता है, अगर आप सुबह स्कूल यूनिफॉर्म में निकले तो आप कहाँ जाओगे? स्कूल जाओगे। लेकिन अगर आप शाम को कहीं खेलने जा रहे हो तो आप कहाँ जाओगे? पार्क पे। तो जो कंडीशन है आपकी वो ट्रू या फॉल्स, उसकी वैल्यू डिसाइड करती है कि आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है। तो ये थी आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो होती है इटरेशन स्टेटमेंट्स। इटरेटिव स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है, जिसे लूप भी कहा जाता है। लूप मतलब यस, इंग्लिश का वर्ड है लूप। लूप क्या होता है? लूप इज दी कुछ गोला, इसको हम लूप कहते हैं, जो जहाँ स्टार्ट होता है वहीं से खत्म होता है। तो एक ऐसा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो अपने आप को रिपीट करता रहेगा,
जब तक कि कंडीशन आपके पास ट्रू रहेगी। यानी जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये सेट ऑफ द स्टेटमेंट जो ट्रू है वो वर्क करता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट छोड़ के जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो ये थी आपके पास इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इटरेटिव स्टेटमेंट्स का हम एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर आप एक लकड़ी के ऊपर एक कील लगा रहे हो, तो कील जो है आप कब तक लगाओगे? जब तक कि वो कील लकड़ी के अंदर पूरी तरीके से ना चली जाए। जब तक नहीं जाएगी तब तक आप हैमर से हथौड़े से हिट करने की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जैसे ही कील आपकी लकड़ी के अंदर पूरी चली गई तो आप वो हिट करने की प्रोसेस जो है उसे रोक देंगे। तो ये क्या है? इटरेशन प्रोसेस। एक और एग्जांपल ले सकते हैं डेली लाइफ। मान लीजिए आपके पास एक आइसक्रीम का बॉक्स है और आप उस आइसक्रीम के बॉक्स में से सभी बच्चों को आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप कब तक करते जाएंगे? कई कंडीशन हो सकती हैं कि आप सिर्फ टॉप पर 5 बच्चों को दें, या फिर ये भी हो सकता है कि जब तक आइसक्रीम ख़त्म ना हो आप तब तक दें। तो आइसक्रीम का स्कूप को भरना और उसको बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। तो ये थे आपके तीनों स्टेटमेंट्स। इन थोड़ा सा इनको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। इनके जो सिंटैक्स थे वो देख लेते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कौन कौन सी थी? सिलेक्शन हमने देखा चुनाव, कि आपके पास मल्टीपल पाथ हैं, उनमें से कई पाथ में से, कई रास्तों में से आपको एक जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो सिलेक्ट करनी है। तो हमारे पास दो तरीके की जो है सिलेक्शन स्टेटमेंट है C++ में। एक इफ़ है, इफ़ के काफ़ी वर्जन्स हैं, इफ़ एल्स है, लैडर इफ़ है, नेस्टेड इफ़ है, वो डिटेल्स अलग बात है, लेकिन वो सारे इफ़ से ही बनते हैं। नेक्स्ट दूसरी जो स्टेटमेंट थी वो थी स्विच स्टेटमेंट्स। तो पहले इफ़ स्टेटमेंट देखिए। इफ़ स्टेटमेंट को लिखने का जो सिंटेक्स था वो था हमारे पास, इफ़ वर्ड यूज़ करते हैं, फिर एक कंडीशन। कंडीशन का रिजल्ट हमेशा किस में आएगा? ट्रू या फॉल्स में। बुलियन रिजल्ट मिलता है हमें, या कोई चेक ऑफ एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कंपेयर भी कर सकते हो आप कुछ वैल्यू। फिर एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कौन सी स्टेटमेंट्स वर्क करेंगी। अगर कंडीशन फॉल्स है या कंडीशन जो है ट्रू होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं वो इसके बाद आएंगी। तो यहाँ पे जो है अगर प्रोग्राम में कंडीशन आपकी ट्रू है, अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगी? ये एंड ये। लेकिन अगर आपकी कंडीशन ट्रू ना होकर कंडीशन अगर आपकी फॉल्स है तो ऐसे सिचुएशन में स्टेटमेंट जो है ब्लॉक, जो इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन उसके जस्ट बाद वाली स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट करेंगी। तो ये था इफ स्टेटमेंट का वर्क। नेक्स्ट इसके बाद आता है इफ़ का एक और वर्जन, हम सिर्फ इफ़ एल्स यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या था? इफ़ एल्स। तो सिंटैक्स क्या था इफ़ एल्स स्टेटमेंट का? इफ़ एल्स के स्टेटमेंट में हमने क्या था? इफ़ लिखेंगे, जैसे हमने इसमें लिखा था कंडीशन, फिर एक ब्लॉक आएगा, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स कितनी भी हो सकती हैं इस ब्लॉक के अंदर, जो इस कंडीशन पे डिपेंड करेंगी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेंगी। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपके पास जो एल्स पार्ट है, एल्स ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करेगी। और इफ़ और एल्स के ख़त्म होने के बाद इनमें से एक सेट होगा एग्जीक्यूट, या तो ये वाला या ये वाला, यानी या तो येलो पोर्शन शेडेड या फिर ब्लू शेडेड जो है। और उसके बाद जो है कंट्रोल कहाँ आ जाएगा? स्टेटमेंट जो कि इफ़ एल्स के बाद में है, जो उन्हें फॉलो कर रही हैं। तो इसमें क्या है? जब आपके पास कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगी? ये ब्लॉक और स्टेटमेंट आउटसाइड। लेकिन कंडीशन अगर आपकी फॉल्स है तो फॉल्स सिचुएशन में हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगी? ये नहीं करेंगी, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करेंगी। तो ये थी आपकी इफ स्टेटमेंट्स। इफ के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास आता है स्विच। स्विच का सिंटेक्स क्या था? स्विच यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो है वर्ड जो है एस जो है वो स्मॉल लेटर्स में रहेगा। ये टाइपोग्राफिक मिस्टेक हो गई है। स्विच चॉइस, चॉइस एक एक्सप्रेशन होता है, या तो ये इंटीजर टाइप का होता है या ये कैर टाइप का होता है, या तो इंटीजर वैल्यू लेता है या कैरेक्टर वैल्यू लेता है। और इस चॉइस की वैल्यू पे डिपेंड करता है, यहाँ जो केस होंगे ना, केस 1 2 3 4 जितने भी हैं वो ये 1 ये 2 कहाँ से आएंगे? ये इस चॉइस की वैल्यू से आएंगे। यानी चॉइस की वैल्यू जो होगी वो उनसे मैच करते हुए ये केस होंगे,
और जो चॉइस की वैल्यू यूज़र एंटर करेगा या कैलकुलेट होकर आएगी उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करेंगी। तो देख लेते हैं एक बार फिर से इसे। चॉइस, स्विच, चॉइस, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट होगी, फिर आपने लिखा केस, फिर आपकी चॉइस की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग केस बनाते जाएंगे आप। हमने यहाँ एग्जांपल में लिया है 1। अगर चॉइस की वैल्यू 1 होती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगी। फिर ब्रेक, जैसे ही ब्रेक आएगा कंट्रोल यहाँ इस करली ब्रैकेट से बाहर। लेकिन अगर आपके पास चॉइस की वैल्यू 2 है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगी। फिर ब्रेक स्टेटमेंट लूप से बाहर, स्विच से बाहर, सॉरी। थर्ड जो है हमारे पास इसी तरीके से जो केसेस हैं वो कंटिन्यू होते जाएंगे। जितनी चॉइस की पॉसिबिलिटी वैल्यू होंगी उतने जो है केसेस हम हमारे स्विच स्टेटमेंट के अंदर बनाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर आपके पास कोई भी केस मैच नहीं करता तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है आपके पास? डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ हमने 2 चीज़ें नहीं पढ़ी जो हमने रिवाइज की, क्या थी कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट क्यों करते हैं हम? ब्रेक स्टेटमेंट 2 केस के बीच में लगाते हैं ताकि केस 1 के एग्जीक्यूट होने के बाद केस 2 भी एग्जीक्यूट ना हो जाए। अगर ब्रेक नहीं होगा तो केस 1 के बाद 2 भी डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं फॉल थ्रू। क्या बोलते हैं? फॉल थ्रू। क्या कहा जाता है? फॉल थ्रू। तो एब्सेंस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? फॉल थ्रू। एक केस से दूसरे केस पे गिर जाएंगे। जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, ब्रेकर नहीं लगाया तो बीच में एक से दूसरा अगर आपने बॉल डाल दी तो डालती चली जाएगी इसी तरीके से। तो ब्रेक क्या करता है? जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है वहाँ पर आप इस करली ब्रैकेट से जो ब्लॉक है इससे बाहर आ जाते हो। जो भी ब्लॉक के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट है उसके बाहर आ जाते हो। और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का क्या काम था कि अगर कोई भी केस मैच नहीं करता, ऐसी स्थिति में इस चॉइस की वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं करती तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है? आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। तो ये था आपका स्विच। अगर इनकी डिटेल्स आपको कोडिंग जो है प्रोग्राम्स भी देखने हैं तो इनकी जो स्पेशल वीडियोस हैं वो देख लीजिएगा। ये सिर्फ रिवीजन पर्पज़ के लिए थी। ये थे हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है। नंबर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना है तो हमने यहाँ क्या किया? 2 नंबर्स को हमने इनपुट कर लिया है। इनपुट करने के बाद हमने इफ़ कंडीशन में चेक किया कि वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो नंबर क्या है? पॉजिटिव, एल्स नंबर इज़ नेगेटिव। इसी तरीके से हमने एक स्विच का एग्जाम्पल ले लिया है। स्विच के एग्जाम्पल में हमने क्या किया है? मान लो आपके स्कूल में 2 सेक्शंस हैं, 9th A 9th B या 10th A 10th B, और आपके स्कूल में एक इंटर हाउस कंपटीशन होना है। तो बच्चों को हाउस अलोकेट करते हैं, हाउस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो हमने मान लो इस तरीके से हमारे स्कूल में कुछ मैनेजमेंट हमने कर रखी है कि जो सेक्शन A है उन सबको शिवाजी हाउस मिले, सेक्शन B सबको टैगोर हाउस मिले। तो इस हमने क्या किया? इसमें एक कैरेक्टर टाइप सेक्शन, तो कैरेक्टर टाइप है ना, एक ही लेटर आएगा या तो A या B, तो एक कैरेक्टर सेक्शन हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। एंटर योर सेक्शन स्टेटमेंट आई, सीन करवा दिया हमने। अब स्विच सेक्शन की वैल्यू पे डिसाइड करेगा। सेक्शन की वैल्यू अगर यूज़र ने कैपिटल A या स्मॉल a एंटर की है, देखिए ध्यान से, हमने दोनों केसेस के बीच में जो था वो ब्रेक नहीं लगाया क्योंकि चाहे स्मॉल a हो चाहे कैपिटल A हो, दोनों ही स्थिति में क्या होगा? हमारे पास जो है आपके पास सेक्शन तो एलोकेट उसी तरीके से होगा। तो हमने यहाँ ब्रेक नहीं लगाया और यहाँ प्रिंट कर दिया हाउस इज शिवाजी, फिर ब्रेक बाहर। लेकिन अगर चॉइस आपकी जो है वो A ना हो के यूज़र ने B एंटर की है, तो यूज़र ने अगर आपके पास चॉइस जो है वो B एंटर की है तो इस केस में क्या होगा? हाउस इज टैगोर, ब्रेक। अगर इसके अलावा कोई दूसरी एंट्री कर दी तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दैट इज़ योर रॉन्ग एंट्री। तो नेक्स्ट है स्विच स्टेटमेंट के बाद आपके पास दैट इज़ योर इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इटरेटिव स्टेटमेंट हमने पढ़ा, एक सेट ऑफ द स्टेटमेंट जो अपने आप को रिपीट करती रहेंगी कि जब तक जो है हमारे पास कंडीशन ट्रू रहे तब तक ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करती रहेंगी। लेकिन जैसे ही केस फॉल्स होगा आप इस ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे, इस लूप से बाहर आ जाएंगे। याद होगा क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था? लूप 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? एंट्री कंट्रोल्ड एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में क्या था हमारे पास? कंडीशन लूप में एंटर करने से पहले चेक होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप की, तो एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होगा? कंडीशन हमारी लूप के बाहर निकलते वक्त चेक की जाएगी। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ हमने फ्लो चार्ट में दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि एंट्री कंट्रोल कैसे काम करता है। स्टार्टिंग वैल्यू कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो लूप चलेगा
और जब तक ट्रू रहेगी लूप चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई आप लूप से बाहर आ गए। यहाँ अगर स्टार्टिंग में कंडीशन 0 है तो लूप एक बार भी नहीं चलेगा, यानी कंडीशन अगर स्टार्टिंग में फॉल्स है तो लूप कितनी बार चलेगा? 0। एग्जिट कंट्रोल लूप हम ऐसी स्थिति में यूज करते हैं जहां लूप हमें कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट करवाना ही करवाना है। तो यहाँ पहले ये लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक, ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो ये दोबारा एग्जीक्यूट होगी, और जब तक है आपके पास ये ट्रू रहेगी तब तक हम इसमें एग्जीक्यूशन करते रहेंगे। तब तक हम क्या करेंगे? एग्जीक्यूशन करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आप लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये हम कैसी स्थिति में यूज़ करते हैं? एंट्री कंट्रोल, जहाँ पे अगर स्टार्टिंग में ही अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप एक बार भी एग्जीक्यूट ना करें। लेकिन एग्जिट कंट्रोल यूज़ किया जाता है जहाँ पर एटलीस्ट कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करें। नेक्स्ट है एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप के पास। हमारे पास जो लूप थे वो हैं C++ में फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। जिसमें से जो फोर लूप और जो वाइल लूप हैं आपके पास, ये दोनों कौन से हैं? एंट्री कंट्रोल लूप्स हैं। और जो आपके पास डू वाइल लूप है वो कौन सा है? एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो हम इन लूप्स को अब थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है? फोर लूप। फोर लूप में क्या है हमारे पास? लूप ही है, रिपीट ऑफ दिस सेट ऑफ दिस स्टेटमेंट करता रहेगा, बार बार चलाता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। लिखने का तरीका है, फोर लूप में हमारे पास यहाँ है इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू हम डालेंगे, फिर है हमारे पास टेस्ट कंडीशन, कंडीशन को हम चेक करेंगे, फिर है हमारे पास अपडेट, टेस्ट जो हमारे पास जो वेरिएबल है जिसको हमने स्टार्टिंग वैल्यू दी उसे अपडेट तो करना पड़ेगा। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो वो कंडीशन अगर स्टार्टिंग में ट्रू थी तो वो हमेशा ट्रू रहेगी और ये लूप हमेशा आपका एग्जीक्यूट करता रहेगा। ऐसी स्थिति को इनफाइनाइट लूप भी कहा जाता है। अब यहाँ 4 के बाद हमारे पास करली ब्रैकेट्स में क्या आती हैं? बॉडी ऑफ द लूप। जितनी भी स्टेटमेंट्स आप इस लूप में डालना चाहते हो वो यहाँ पर डाल सकते हो। इसका हम एक एग्जांपल यहाँ कर लेते हैं। एक डेली लाइफ एग्जांपल हमने लिया है सिंपल सा। क्या है कि मान लो वही आइसक्रीम वाला जो हमने अब एग्जांपल डिस्कस किया था कि आपको सिर्फ 5 कोन जो है आइसक्रीम बॉक्स से फिल करने हैं। तो आप क्या करोगे? काउंटिंग स्टार्ट करोगे, आइसक्रीम कोन लोगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें काउंट की वैल्यू 0 सेट कर दी। इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे, ये शायद कहीं और से कॉपी पेस्ट हो गया है। सो फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू 1 डाल दी। कितने बच्चों को हमें आइसक्रीम जो है कितने कोन फिल करने हैं? 5। और i की वैल्यू हर बार 1 से बढ़नी, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरीके से हम गिनती करेंगे। और सेट ऑफ द स्टेटमेंट में इसकी डिटेल में हम नहीं गए हैं, हमें ये पता है फिल दी कोन, एक फंक्शन बना दिया फिल दी कोन, जो कि क्या करेगा? कोन को फिल करेगा, स्कूप लेगा, आइसक्रीम बॉक्स में डालेगा, भरेगा, कोन में डालेगा। तो ये जितने भी सेट ऑफ द स्टेटमेंट है, वर्किंग प्रोसेस सारी हमने रिप्रेजेंट कर दी एक फंक्शन से, जो कि क्या है? फिल दी कोन। तो ये था आपके पास फोर लूप का एग्जांपल। इस तरीके से फोर लूप जो है स्टेटमेंट्स को लिखा जा सकता है। नेक्स्ट इज दी वाइल लूप। वाइल लूप में क्या है हमारे पास? लिखने का सिंटैक्स, यहाँ पे फोर लूप में जो थी पैरेंथेसिस में जो फॉलो कर रहे थे पैरेंथेसिस, उसे जो था आपके पास 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था। 2 सेमीकॉलन से 3 सेक्शन बनाए थे, हर सेक्शन को एक एक सेमीकॉलन से अलग किया था। पहला इनिशियलाइजेशन, स्टार्टिंग वैल्यू, टेस्ट कंडीशन और अपडेशन। अब हम जब वाइल लूप की बात करते हैं तो उसमें भी यही चीज़ें होती हैं, लेकिन उनका जो लिखने की जो एरिया होता है, जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास पहले इनिशियलाइजेशन, फिर वाइल वर्ड जो आएगा कीवर्ड, फिर कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा और फिर आपकी बॉडी ऑफ द लूप के अंदर ही हम क्या करेंगे? अपडेट। अब जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये जो है स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट करती रहेंगी। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल है, हार्ट बीट। हमने यहाँ पे 1 ले ली। 1 स्टैंड्स फॉर ट्रू। अगर 0 वैल्यू है तो वो किसके लिए होती है? फॉल्स। और नॉन 0 वैल्यू किसके लिए होती है? ट्रू के लिए। वाइल हार्ट बीट, यानी जब तक हार्ट बीट की वैल्यू ट्रू रहेगी आप क्या करेंगे? लिव लाइफ एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने कुछ भी कैलकुलेशंस, पैरामीटर्स आप लिख सकते हो। फिर लिव लाइफ के बाद आप क्या करोगे? वैल्यू को अपडेट करोगे, हार्ट बीट की वैल्यू को फिर से चेक करोगे, चेक लाइफ, चेक करो हार्ट बीट को। क्लियर? ये अगर वैल्यू फिर से 1 आई तो हम फिर से इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगर ये 0 आती है तो आप बाहर आ जाएंगे और बाहर जो भी आपने सेट ऑफ दिस स्टेटमेंट डेड या जो भी मैसेज है वो आप यहाँ डिस्प्ले कर सकते हो। तो एक ये सिंपल सा एग्जांपल था वाइल लूप का। नेक्स्ट इज दी
डू वाइल लूप। वाइल लूप स्टार्ट करने से पहले फोर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, कैसी स्थिति में हम फोर लूप यूज़ करेंगे और कहाँ हम वाइल लूप यूज़ करेंगे, ये देख लेते हैं। फोर लूप और वाइल लूप हम जानते हैं दोनों ही एंट्री कंट्रोल्ड लूप हैं। तो फोर लूप हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ हमें पहले से पता है कि इटरेशंस कितनी होंगी, यानी लूप कितनी बार चलेगा। और वाइल लूप हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमें पहले से नहीं पता कि नंबर ऑफ इटरेशन कितनी है, फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन पहले से पता नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिए फोर लूप में, जैसे कि हमें आइसक्रीम बॉक्स से 5 कोन आइसक्रीम के भरने हैं सिर्फ, यहाँ हमें पहले से पता है कि कितने, सिर्फ 5। सेकंड जो है वाइल लूप, जहाँ हमें ये नहीं पता कि कितने भरे जाएंगे, हमें सिर्फ आइसक्रीम बॉक्स से भरे हुए बॉक्स से जितने भी कोन भरे उतने भरने हैं। तो यहाँ जो हमारे पास फोर लूप था वहाँ हमारे पास नंबर ऑफ इटरेशन पहले से पता है, लेकिन यहाँ हमें नंबर ऑफ इटरेशन का नहीं पता कि कितनी होंगी। यहाँ इस पे डिपेंड करता है कि कब आपका बॉक्स खाली हो जाए। नेक्स्ट वन इज दी डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का सिंटेक्स क्या रहेगा, स्टार्ट होगा इनिशियलाइजेशन वैल्यू ऊपर, एग्जिट कंट्रोल लूप है जहाँ कम से कम एक बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है, लूप को एग्जीक्यूट करना होता है, वहाँ हम इसे यूज़ करते हैं। मेन्यू बेस्ड क्वेश्चंस में स्पेशली यूज़ किया जाता है डू। बॉडी ऑफ द लूप, वैल्यू को अपडेट कीजिए, बाहर निकलते वक्त एग्जिट टाइम पे वाइल कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से यहाँ लूप जो एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल हमने इसके लिए लिया है, दैट इज वॉश हैंड्स। कब तक वॉश हैंड्स करेंगे, जब तक कि आपके हाथ गंदे हैं, यानी एक बार स्टार्ट तो करना पड़ेगा, एक बार स्टार्ट तो करना पड़ेगा। डू वॉश हैंड, जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एक्शन इसके लिए है वो अलग चीज़ है। ये हमने एक सिंपल स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट कर दिया है। वाइल हैंड्स आर डर्टी, जब तक हैंड्स आर डर्टी की वैल्यू ट्रू रहेगी, इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी, आप ये सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स को रिपीट करते रहेंगे। तो ये थे आज का हम। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी कोशिश थी पूरे फ्लो ऑफ कंट्रोल चैप्टर को एक वीडियो में कवर करने की, एक सेशन में कवर करने की। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, टॉपिक कोई भी आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जिसकी वीडियो आप चाहते हैं कि हम बनाएं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। जाने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।